मेरी 17 साल की कुंवारी बेटी को 3 दिन से उल्टियां आ रही थी। वो मुंह पे हाथ रखकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती। मेरे दिल में शक हुआ तो उसे अस्पताल ले गई। फिर डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो उम्मीद से है। मैंने डॉक्टर को हजारों रुपए के बदले बच्चा जाया करने को कहा तो वो कहने लगी कि मैं ऐसा काम नहीं करती, तुम्हें अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए थी। फिर मैंने अपनी बेटी के पेट में पत्थर, बिस्मा तुम हंडी देख लेना, मैं जरा परवीन से मिलने जा रही हूँ। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और अपनी बेटी बिस्मा से कहती हुई घर से बाहर निकल आई। ये मेरा रोज का मामूल था। जब तक मैं दिन में 2-3 दफा अपने मोहल्ले की दोस्तों से मिलकर ना आ जाती, सुकून ही ना आता। यूं तो मेरी खुश इखलाकी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, लेकिन 3-4 दोस्तें मेरे मोहल्ले में बहुत अच्छी बनाई हुई थी। उनके साथ ही बाजार जाना और हर खुशी गमी में उनके साथ शरीक रहना। बल्कि बिस्मा जब कॉलेज जाती तो मैं अक्सर घर की सफाई सुथराई करने के बाद घर को ताला लगाती और अपनी किसी दोस्त के घर जाकर बैठ जाती। जैसे ही बच्चों के कॉलेज से आने का टाइम होता तो घर वापस आ जाती थी। लेकिन मैं ये सब अपने शौहर से छुप कर करती थी। उसे सख्त नापसंद था कि मैं घर से बाहर भी निकलूं। शायद मेरी इसी लापरवाही ने मेरी जिंदगी का एक बदसूरत दिन मुझे दिखाया था। मेरा नाम सितारा है। मैं 35 साल की एक शादीशुदा औरत थी। मेरे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी बिस्मा जो 17 साल की कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इससे छोटा उबैद था जो अभी 8वीं क्लास का तालिबे इल्म था। यूं 2 बच्चों के साथ मैं और शौहर खुशियों भरी अज़वाजी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके कंपनी में अच्छी नौकरी थी। वो इस कंपनी में पहले आम से वर्कर की हैसियत से भर्ती हुए थे, लेकिन मेहनती और लगन से काम करने वाले थे, इसीलिए जल्द ही उन्हें सुपरवाइजर की नौकरी पर तरक्की हो गई। जब वहां के मालिकों ने देखा कि मेरे शौहर इतनी मेहनत और तवज्जो से काम करते हैं तो सुपरवाइजर के बाद वो इंचार्ज बने और इंचार्ज से डायरेक्ट मैनेजर की नौकरी पर आ गए। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होती गई वैसे वैसे उनकी तनख्वाह में भी इजाफा होता गया। मैं उन्हें कहती कि देख लो, ये सब मेरे नसीब से मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि औलाद मर्द के नसीब से और दौलत औरत के नसीब से आती है। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहते। वैसे भी मेरे शौहर एक संजीदा तबीयत के आदमी थे। वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो मुझे भी कहते कि तुम भी मोहल्ले की दूसरी औरतों की तरह दूसरों के घरों की तोड़ ना रखा करो। मुझे सख्त नापसंद है तुम्हारी ये अजीब सी दोस्तें हैं जो कभी किसी की बुराई कर रही होती हैं तो कभी किसी की। तुम उन सबसे दूर रहा करो। लेकिन मुझे तो है जो अपने शौहर की बातों का कोई असर भी हो। मैं उनके सामने तो सर हिला देती, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलकर नौकरी पर जाते फौरन ही मोहल्ले में मैं किसी दोस्त के पास पहुंच जाती। फिर इस मोहल्ले वाली औरतों से बातें करती कि ये औरत तो कल बाजार गई थी, ये औरत ना जाने इतना मेकअप करके कहाँ जाती है। बस हमारी बातें ऐसी ही होती थी जिनका कोई तुक ना होता। मेरी बेटी बिस्मा कद में अब मुझसे भी ज्यादा ऊंची हो गई थी। 17 साल की उम्र में उसकी मासूमियत अरूज थी। वो बेइंतहा की खूबसूरत थी। मैं भी शादी के अवलीन दिनों में ऐसे ही दुबली पतली और लंबी चौड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मैं थोड़ी अजीब हो गई थी। लेकिन मेरे चेहरे के नए नक्श ऐसे थे जिसकी वजह से मेरे ऊपर मोटापा जचता था। खूबसूरती में मेरी बेटी बिस्मा मुझसे भी 4 हाथ आगे गई थी। अब उसने नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था। मेरे 2 ही बच्चे थे, इसलिए मैं अपने बच्चों की हर मुंह से निकली हुई फरमाइश पूरी कर दिया करती थी। जब बिस्मा कॉलेज जाने लगी तो उसने देखा कि उसकी सारी दोस्तों के पास मोबाइल फोन थे। तब वो घर में आके मुझसे जिद करने लगी कि अम्मी मुझे भी मोबाइल फोन चाहिए। मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हारे अब्बू से पूछकर तुम्हें ले दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने शौहर से बिस्मा की फरमाइश का जिक्र किया तो मुझ पर गुस्से से चढ़ गए। कहने लगे कि इतनी सी उम्र में इसे मोबाइल देकर तुम बिगाड़ दो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम दिन भर कहाँ होती हो। जवान बेटी घर में है, इसलिए अब घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। आइंदा मैं तुम्हें नगीना के घर जाता हुआ ना देखूं। सख्त नापसंद है मुझे वो आवारा औरत। मेरे शौहर का इतना ही गुस्सा मेरे लिए काफी था, इसलिए मैंने बिस्मा को कह दिया कि तुम्हारे अबू मोबाइल फोन के सख्त खिलाफ है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। यह सुनकर बिस्मा का मुंह उतर गया। वो नाराजगी से मुझे देखने लगी। मैं उसकी नाराजगी अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि उसे दोस्तों के सामने एहसास कमतरी होती गई। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं हरगिज ना देख सकती थी, इसलिए उसके अब्बू से छुपकर उसे एक मोबाइल दिलवा दिया। मैंने मोहल्ले में कमेटी डाली हुई थी 50,000 की, और महीने में मेरी कमेटी खुल गई थी। ये कमेटी मैं अपने शौहर से छुपकर डाला करती थी, और फिर जब कमेटी के पैसे आ जाते तो फिर इन पैसों से ऐश किया करती थी। लेकिन अब मैंने उनमें से आधे पैसों में से बिस्मा को मोबाइल लेकर
लेकर दे दिया और उसे ताकीद की कि कुछ भी हो जाए, तुमने ये मोबाइल फ़ोन कभी भी अपने अब्बू के सामने इस्तेमाल नहीं करना है। वो मोबाइल फ़ोन पाकर बेहद खुश थी। फिर मुझे कहने लगी, अम्मी आप कितनी अच्छी हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी करती हैं। मैं अपनी बेटी के मुंह से ये जुमला सुनकर नहायत खुश हुई और फिर उसे सालन बनाने का कहकर खुद नागीना के घर चली गई। अब इस्मा मेरे सामने तो मुकम्मल आज़ादी से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लिया करती थी, लेकिन जैसे ही उसके अब्बू घर आते तो वो कमरे में छुप छुप कर मोबाइल चलाया करती थी। मेरे छोटे बेटे को भी मैंने कह दिया कि अगर तुमने अपने अब्बू को मोबाइल फ़ोन के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें 3-4 महीनों के बाद ऐसा ही मोबाइल लेकर दे दूंगी। मैं सोचती कि जब दुनिया भर के बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भला मेरे बच्चे क्यों दुनिया से पीछे रहें, उन्हें भी अपनी खुशी से गुजारने का हक है। फिर एक दिन बिस्मा जाने लगी तो मैं बैठकर चाय पी रही थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई, आंखों में काजल और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए। आज वो बड़ी सी लग रही थी। मैं हैरान हुई कि बिस्मा इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जाती है। फिर सोचा कि नया जमाना है, आजकल की लड़कियां पुराने जमाने की नहीं। बुरके का बुक्कल मारा और घबराती कांपती बाहर चली गई। बिस्मा जब कॉलेज जाने लगी तो मेरे शोहर का कहना था कि इसे अबाया पहना कर भेजा करो, लेकिन मैं सोचने लगी कि अभी इसकी उम्र 17 वर्ष तो हुई है, ऐसी भी क्या जल्दी कि अभी से ही बुरखा पहनना शुरू करवा दूं। शादी के बाद तो वैसे ही शोहर ने पाबंदियों में जगह लेना है, जब तक माँ बाप के घर है जब तक तो ये ऐश की जिंदगी गुजारे। बिस्मा रोजाना कॉलेज से 1 बजे घर आ जाती थी, लेकिन एक दिन 2:30 बजे गई और वो वापस ना आई। मैं परेशान हो गई, इसलिए फौरन ही उसके मोबाइल का नंबर मिलाया और उसे कॉल करने लगी। शुक्र था कि उसने फोन उठा लिया था। मुझे कहने लगी कि अम्मी मैं अपनी एक दोस्त की इयादत करने आई हूँ, बस अभी वापस आती हूँ। हम सारी दोस्तें इकट्ठी हैं, उनके साथ ही वापस आ जाऊंगी। उसकी बात पर मैं मुतमईन हो गई, फिर अपने कामों में मसरूफ हो गई। उस दिन वो 3 बजे घर आई। मैं उससे कहने लगी कि इतनी लेट ना आया करो, 5 बजे तो तुम्हारे अब्बू घर आ जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी दिन वो जल्दी काम से लौट आए और तुम्हें घर में ना देखा तो मेरी शामत आ जानी है। पता भी है कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त तबीयत के मालिक हैं। बिस्मा कहने लगी, अम्मी तो क्या हुआ, मुझे पता है कि आप सारे मामलात अच्छे से संभाल लेती हैं। मेरी बेटी मुझ पर किस कदर भरोसा करती थी। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। उसे मोबाइल लिए हुए 5-6 महीने हो गए थे। मैं खुश थी कि मेरे शोहर को बिस्मा के मोबाइल लेने का पता ही ना चला था। वैसे भी वो छुप छुप कर मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। फिर एक दिन शाम के 4 बज गए और बिस्मा कॉलेज से नहीं आई। मैंने 3-4 दफा उसे कॉल की, लेकिन उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। मैं बेहद परेशान हो गई। 4 बजने वाले थे। 5 बजे मेरे शोहर फैक्ट्री से वापस आ जाते थे। मैं दुआ कर रही थी कि बिस्मा उनके आने से पहले पहले घर वापस आ जाए, वरना मेरी शामत यकीनी थी। तभी मैंने अपने बेटे उबैद को घर पे रहने का कहा और खुद अपनी चादर लेकर मोहल्ले में रहने वाली बिस्मा की दोस्त हरीम के घर चली गई। हरीम सामने ही बैठी कॉलेज का कोई असाइनमेंट बना रही थी। मुझे देखकर सलाम किया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह था? अभी तक बिस्मा कॉलेज से वापस नहीं आई। हरीम मुझे मुंह बनाकर कहने लगी कि आंटी अब बिस्मा के साथ मेरी कोई दुआ सलाम नहीं, कई महीने हो गए मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कहने लगी, क्या हुआ, तुमने मेरी बेटी से क्यों दोस्ती खत्म की? तो वो कहने लगी, आंटी उसने कॉलेज की आवारा लड़कियों से दोस्ती पा ली थी, उनके साथ ना जाने घूमने फिरने कहाँ कहाँ जाया करती थी। अक्सर ही कॉलेज से आधी छुट्टी लेकर चली जाती थी। मैं रोज रोज कॉलेज के गेट पर खड़ी रहती, उसका इंतजार किया करती, लेकिन वो मुझे मना कर देती कि मेरा इंतजार ना किया करो, इसलिए मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी और अब अकेले ही आती जाती हूँ। बिस्मा की दोस्त हरीम की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जा सकती थी। अपने भारी होते सर के साथ मैं घर वापस आई तो मुझे शदीद गुस्सा आ गया, क्योंकि बिस्मा सामने ही चारपाई पर कॉलेज के यूनिफॉर्म में बेखबर लेटी थी। अजीब सा होलिया हो रहा था उसका, ऐसा लगता जैसे कोई मेहनत वाला काम करके आई है। मैं गुस्से से उसके साथ बोली और उसे कहने लगी, तुम्हें मालूम भी है कि टाइम क्या हुआ है? ये वक्त है तुम्हारा घर आने का और तुमने हरीम के साथ आना जाना क्यों बंद किया है? मुझे बताया तो होता कि तुम अकेली ही कॉलेज आती जाती हो। अस्मा ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, चुपचाप उठकर अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई तो वो कहने लगी, अम्मी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आना। ये कहते ही उसने मेरे मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने आज तक मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। उसकी बदतमीजी पर मैं दिल खोल के रह गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे शोहर भी काम से लौट आए थे, इसलिए मैंने बिस्मा पर ज्यादा गुस्सा करना जरूरी ना समझा और घर के देगर काम काज निपटाने लगी। 2-3 दिन
दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं देख रही थी कि बिस्मा 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी। मैं उसे किसी काम का कहती तो वो कहती कि अम्मी मेरे सर में दर्द है, या फिर कहती कि मेरी टांगों में दर्द है। कोई ना कोई बहाना करके वो मेरे कहे हुए कामों को टाल दिया करती थी। वो मेरी इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए मैं उससे ज्यादा काम पर जोर ना डालती थी। फिर एक दिन मैंने उसके कहने पर दाल चावल बनाए और मेरा बेटा और बेटी हम तीनों बैठकर बड़े आराम से खाना खा रहे थे कि अचानक ही बिस्मा को उबकाई आई और वो मुंह पर हाथ रखते हुए वॉशरूम भागी। मैं तशवीर से उसे देखने लगी, समझी कि शायद उसका पेट खराब है, तभी तो उसका खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। फिर वाकई उसने खाना नहीं खाया, बल्कि जाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेट गई। मैं उससे कहने लगी कि बिस्मा अगर पेट में दर्द है या हाजमा खराब है तो मैं तुम्हें गोली ला देती हूँ, लेकिन वो कहने लगी कि अम्मी मेरी तो बहुत दिनों से ही तबीयत खराब है। फिर मैंने उसे पेट के दर्द की गोली दी और आराम करने का कहकर मोहल्ले में अपनी सहेली से मिलने चली गई। फिर दूसरे दिन वो सुबह नाश्ता करने बैठी तो अचानक ही उसे उबकाई आई और दोबारा उल्टी करने वॉशरूम भाग गई। उसकी ये तबीयत मेरे अवसान खता कर रहे थे। मैं वो बात सोचना नहीं चाहती थी जो मेरे जहन में आ रही थी। काफी देर तक उसके वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करती रही, जहां पर वो उल्टी पे उल्टी करके नढाल हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकली और चकराते हुए सर के साथ जाकर अपने कमरे में लेट गई। मेरे हाथ पांव में ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने कमरे में दरवाजे पर झांक कर देखा तो हैरान रह गई। वो मोबाइल पर किसी का नंबर मिला मिलाकर बार बार फोन कर रही थी। शायद जिसे फोन कर रही थी वो उठा नहीं रही थी। मैं सोचने लगी क्या बात हो सकती है, बिस्मा की ऐसी हालत क्यों है। अपने दिल का शक दूर करने के लिए शाम को उसके अब्बू के आने के बाद मैं उसके करीब में रहने वाली एक लेडी डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गई। अभी भी उसकी हालत बुरी थी। वो बार बार मुझे कह रही थी कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वापस घर चलते हैं। लेकिन मैंने उसे गुस्से से कह दिया कि जब तक तुम्हारा चेकअप नहीं हो जाता तुमने यहाँ से हिलना नहीं है। मेरी बात पर वो खौफजदा थी, चारों तरफ देख रही थी। क्लिनिक पर रश था। फिर हमारा नंबर भी आ गया। मैं बिस्मा को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। उससे कहने लगी कि कई दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं। वो बिस्मा की आंखें खोलकर चेक करने लगी। उसका बीपी चेक किया जो लो हो रहा था। बिस्मा ने डॉक्टर के पूछने पर बताया कि उससे पेट में एक दर्द रहता है। फिर बिस्मा को चेक करने के बाद वो अंदर ले गई तो मैं भी उसके साथ ही खड़ी थी। जैसे ही अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो उसे लेकर बाहर आई तो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरे पूछने पर उसने रूह खींचने वाला इंकशाफ किया कि उसने मुझे जमीन से आसमान पर पटक दिया। लेडी डॉक्टर का कहना था कि मेरी कुंवारी बेटी मां बनने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ने को थी, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले की ही लेडी डॉक्टर थी। मुझे अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई। मेरे होश हवास मेरे साथ ना दे रहे थे। समझ ही नहीं आई कि मैं डॉक्टरनी से क्या बात करूं। बिस्मा मेरे बराबर में ही सर झुकाए बैठी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी तरबियत का इतना गलीज चेहरा मुझे दिखाएगी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी तो लेडी डॉक्टर ने मुझे अजीब नजरों से देखा। फिर मैं उसके कदमों में बैठ गई। उससे कहने लगी, डॉक्टर साहिबा खुदा के लिए मेरी मदद करें। मेरे शोहर को अगर ये बात पता चल गई वो ना सिर्फ मुझे कत्ल कर देगा बल्कि मेरी बेटी को भी जान से मार देगा। आप किसी भी तरह करके इसके पेट से ये गुनाह जाया कर दें। मैं इस गुनाह का बोझ लेकर अब वापस घर नहीं जा सकती। एक ना एक दिन ये बात मेरे शोहर के सामने खुल जानी है। आप मुझसे लाखों रुपए ले लें लेकिन मेरा ये काम कर दे। लेडी डॉक्टर कहने लगी कि बीबी तुम जैसी लापरवाह माओं की औलादें ऐसे ही गुल खिलाती हैं। अपनी बेटी के ऊपर उकाब की तरह नजर रखनी थी। तुम्हें पता है कि आजकल जमाना कैसा है। तुमने दे दी होगी खुली छूट, तभी तो तुम्हारी बेटी ने ये दिन दिखाया है। अब ले जाओ इस गुनाह को यहाँ से। मैं ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि मैंने इस बच्चे का खून कर दिया तो ये गुनाह मेरे सर रहेगा। दुनिया की जिंदगी तुम ऐश से गुजार लोगी, लेकिन आखिरत में मैं इस सब के सामने क्या जवाब दूंगी। उसकी खड़ी खड़ी बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। फिर बिस्मा का हाथ थामा उसे लेकर घर आ गई। मेरे शोहर घर पर ही बैठे टीवी देख रहे थे। बिस्मा अपने बाप के सामने नजरें झुका कमरे में चली गई। मैं भी उनके बराबर में बैठ गई। उसका बाप मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ बिस्मा को, तबीयत तो ठीक है ना इसकी। वो बाप वाले भरे अंदाज में पूछ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे जान ही ना बाकी थी। मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि बिस्मा ने बासी समोसे खा लिए थे, जिसकी वजह से उसका हाजमा खराब हो गया था। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकले मैं फौरन ही बिस्मा के सर पर जा खड़ी हुई, उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा और गुस्से से कहने लगी, तुमने मेरी दी हुई आजादी का यही नाजायज फायदा उठाया है। तूने मुझे
आज ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया। बताओ मुझे सच-सच के किसका गुनाह लेकर अपने पेट में घूम रही है। मैं उससे कमरे का दरवाज़ा बंद करके धीमे लहजे में पूछ रही थी। मुझे डर था कि कहीं दीवारों के आस-पास कान लगाकर कोई हमसाई ना खड़ी हो। जब दूसरों की टो लेने के लिए दीवारों के साथ कान लगाकर सुन सकती थी, तो दूसरे भी तो यही करते होंगे। बिस्मा ज़ारों के तार रोने लगी और फिर कहने लगी, अम्मी कॉलेज में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है। वो डिफेंस में रहती है। उसका भाई उसे कार में लेने आता था। उसने मुझे कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े देखा तो मेरा नंबर उस लड़की से ले लिया। मैंने भी उसकी बातों में आकर उस लड़के से दोस्ती कर ली। वो मुझे रोजाना कार में कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। फिर एक दिन वो मुझे किसी रेस्टोरेंट में ले जाने के बजाय किसी फ्लैट पर ले गया। उसने मुझे कोई शरबत पीने के लिए दिया, जिसे पीकर मैं अपने होश में ना रही। 2-3 घंटे तक मैं उसके फ्लैट पर बेहोश पड़ी रही। जब आंख खुली तो मेरा सब कुछ लूट चुका था। उस फ्लैट में कोई भी ना था। मैं गिरती फिरती घर आई थी। दूसरे दिन मैं बार बार उस लड़के को फोन कर रही थी, लेकिन उसने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि 3-4 महीने बाद मेरे साथ ये सब होने वाला है। उसका गुनाह वाकई ही नाकाबिले माफी था, लेकिन इससे पहले कि ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती, मेरे शोहर को पता चल जाता, मुझे ही कुछ करना था। मोहल्ले में यूं 3-4 दोस्तें थी, लेकिन मैं किसी को भी इस राज में शरीक नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई औरत किसी दूसरी औरत का राज ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती। अब परेशानी से मेरे दिमाग की नसें फटने को थी। तभी मेरे जहन में ख्याल आया, हमारी कॉलोनी में एक उम्र रसीदा नर्स रहती थी, तो पैसे के इवज हर किस्म का काम कर दिया करती थी। 1-2 बार मेरी सहेली अपने 5 बच्चों के बाद छठा होने पर उससे अपना हमल ज़ाया करवाने गई थी। फिर दूसरे दिन मैं बिस्मा को लेकर उसी नर्स के पास पहुंच गई। मैंने उसकी हथेली पर 50,000 रुपए रख दिए। फिर कहने लगी, तुम और भी जितने पैसे मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मेरा ये काम कर दो। उसने वो 50,000 रुपए तो रख लिए, लेकिन फिर कहने लगी, इसके लिए मेरी एक शर्त है। ये काम बहुत रिस्क वाला है, इसलिए तुम्हें हर महीने मुझे एक बड़ी रकम देनी होगी, तभी मैं तुम्हारे ये काम करूंगी। मैंने उसकी बात मानकर उसी वक्त हामी भर ली। यूं उसने एक दिन रात को बुलाकर मेरा काम कर दिया और मेरी बेटी की सजा से जान छुड़वा दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी और मेरी बेटी का ये गुनाह जिंदगी भर मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस चालाक नर्स ने मेरी बेटी की पूरी वीडियो बना कर अपने पास महफूज कर ली थी। अब वो उसे दिखाकर हमें ब्लैकमेल करती और कहती कि हर महीने 50,000 मुझे देने होंगे। जिस महीने ये रकम थोड़ी लेट हो जाती तो फौरन ही वो वीडियो मोहल्ले में फैलाने की धमकी दे देती। अब मैं और मेरी बेटी अपनी जिंदगी से तंग है। उसके गुनाह का बोझ मैं अपने सर पर लादे फिरती हूँ। हर वक्त मेरे सर पर एक खतरे की तलवार मंडलाती रहती है। ना जाने कब वो घटिया औरत हमारी वीडियो किसी को दिखा दे। अगर खुदा ना खास्ता कल को मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी तो वो उसके ससुराल वालों तक वो वीडियो दिखा सकती है। अब मैं जाए नमाज पर बैठकर अपने गुनाह की माफी मांगती हूँ। साथ ही अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि ना सिर्फ तुमने अपनी बल्कि मेरी जिंदगी को भी तबाह कर दिया है। जिस दिन तुम्हारे अब्बू को ये बात पता चल गई, उसी दिन उसने मेरा गला दुबा कर मुझे मार देना है। अस्मा मेरी बात सुनकर रोती है। मुझे उसका रोना भी देखा नहीं जाता। क्या करूँ, आखिर माँ होना। काश पहले ही मैं मोहल्ले पड़ोस की खबर रखने के बजाय अपनी बेटी की खबर रख लेती, तो ये मनहूस दिन मुझे किसी सूरत ना भुगतना पड़ता। अब एक नन्हे मासूम बच्चे को जाया करने का गुनाह का बोझ मैं अपने कंधों पर लेकर घूम रही हूँ। सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ और अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की खुशियों की दुआ करती हूँ।